तो ठीक है, पार्ट 3 जो होगा वो कुलिंद मुद्राओं से संबंधित होगा हमारा। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 3 तीन ही पार्ट में मैं आपको कुलिंद राजवंश पढ़ाऊंगा और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, बार बार यही बताते आया हूं कि कुलिंदों के बारे में सबसे अहम जो जानकारी देती है वो न तो साहित्यिक स्रोत देते हैं न ही कोई अन्य स्रोत देते हैं। इसके बारे में सबसे अहम जो जानकारी देते हैं हमें इनकी मुद्राएं देते हैं। तो मैंने आपको बताया था उस दिन कि मुद्राएं मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा, मतलब अलग से पढ़ाऊंगा। मुद्राओं में हमारा एक दिन का टॉपिक रहेगा। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुद्राओं के माध्यम से क्या क्या हमें कुलिंद राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए इतिहासकार कहते हैं किसी के भी इतिहास को जानने के लिए उनकी मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुद्रा उनकी मतलब खासकर कुलिंदों की मुद्राओं के माध्यम से हमें कुलिंदों का राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और साथ ही साथ आर्थिक के साथ साथ राज्य विस्तार का पता चलता है। तो ये कंप्लीट पैकेज दे रहा है। देखिए मुद्रा एक कंप्लीट पैकेज दे रही है। जो हमारे इतिहासकार है वो कहते हैं कि जो कुलिंद मुद्रा है वो हमें कंप्लीट पैकेज देती है कुलिंदों के जानने के लिए। वो कुलिंदों का राजनीतिक इतिहास बताई रही है, वो कुलिंदों का सामाजिक इतिहास बताई रही है, वो कुलिंदों का आर्थिक इतिहास बताई रही है और देन फाइनल कुलिंदों का राज्य विस्तार बता रही है। तो ऐसी स्थिति में बताइए कुलिंद मुद्राएं जो है वो सबसे अहम जानकारी जो दे रही है कुलिंदों के बारे में। अब लग रहा है आपको कि सबसे अहम जानकारी दे रही है क्योंकि यहाँ पे हमें सब प्रकार की जानकारी मिल जा रही है। राजनीतिक मिल रही है, सामाजिक मिल रही है, आर्थिक मिल रही है और राज्य विस्तार की मिल रही है। आई बात समझ में कुलिंद मुद्राओं में। इसके बाद देखिए कुलिंद मुद्राओं के संबंध में, ठीक है, क्या क्या जानकारी है, क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कह रखा कि किसी के भी इतिहास को जानने के लिए उसकी मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, उसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और देन यहाँ पे कुलिंदों के बारे में बोल रखा कि उनके राज्य विस्तार के संबंध में उनकी मुद्राओं से हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए कुलिंदों का जो शासन था ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि महाभारत में इनका उल्लेख है, सुबाहु जो शासक था। उसके बाद मैंने आपको बताया, ठीक है, जो आपका पाणिनि द्वारा लिखी अष्टाध्यायी है वहां पे उल्लेख हो रखा है इनका। इसके बाद मैंने आपको बताया दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी में इनकी खुद की मुद्राएं ही सबसे बड़ा साक्ष्य है क्योंकि इनकी खुद की मुद्राओं में ही इनके जब दूसरी तीसरी शताब्दी में शासक हुए थे उन्होंने खुद नाम लिखना शुरू कर दिया था। वो सबसे बड़े साक्ष्य थे इनके। ठीक है, तो देखिए इनकी मुद्राओं में टोटल 16 नामांकन है, मतलब जो भी है शासकों से लेके कुछ भी। कादशी जो मैंने आपको बताया था, कोई कादश बोलता है उसे कादशी बोलते हैं। ठीक है, हरिदत्त, रावण, भानु, इन सब का नाम रखा है। ऐसे करके टोटल जो नाम का उल्लेख हो रखा है वो तो 16 है। समझ में आया ना, टोटल नाम 16 है। अब 16 में आप ये मत कहना कि सर 16 के 16 शासक थे। भैया 16 के 16 शासक थे ही नहीं, क्योंकि जगह कुलिंदों की मुद्राओं को दो भागों में पढ़ा जाता है, प्रारंभिक कुलिंद मुद्राएं और परवर्ती कुलिंद मुद्राएं। इसको जरा गंभीरता से समझेंगे। प्रारंभिक कुलिंद मुद्राएं और परवर्ती कुलिंद मुद्राएं, ये टॉपिक को लिंक करते हुए जोड़े, लिंक करते हुए पढ़े। अगर ऐसे ही पढ़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि कुलिंदों की मुद्राओं में टोटल 16 नामों का अंकन है। इसमें कादश शब्द का भी उल्लेख है और मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूं, जो कादश है या कादस्य है इसको एलन और कनिंगम ने कोई शासक नहीं बताया है, इसको जन बताया है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं पार्ट 2 में आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कुलिंदों की मुद्राओं को दो भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक कुलिंद राजवंश की मुद्राएं और परवर्ती कुलिंद राजवंश की मुद्राएं। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। देखिए जो पहला पार्ट है इनका प्रारंभिक कुलिंद राजवंश की मुद्राएं, कहा जाता है कि इस दौरान कुलिंदों के किसी भी शासक ने अपने जो भी मुद्राएं चलाए होंगी उस पे अपना नाम अंकन बिल्कुल नहीं किया है।
इस बीच में बताया जाता है कि इनकी मुद्राओं में कादस या कुड़िंद, कादस या कुड़िंद शब्द का उल्लेख मिलता था। ठीक है, खासकर कोई कादस बोलता है, कादस को लोग जो है वो नेगलेक्ट भी करते हैं। खासकर ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुड़िंद जो है उस का उल्लेख हो रखा है इनकी मुद्राओं में। तो यहां से अंदाजा लगाया जाता है कि कुड़िंदों के जो स्टार्टिंग वाले शासक थे या कुड़िंदों का जो स्टार्टिंग दौर था, उस दौर में इनका जो हुआ करता था वो गणतंत्र राज्य हुआ करता था, गणतंत्र राज्य हुआ करता था यहां पे। ठीक है, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है? इंडिया जो है वो रिपब्लिक कब घोषित हुआ बताइए? 26 जनवरी 1950 को इंडिया जो है वो गणतंत्र बना ना। रिपब्लिक डे कब बनाते हो आप? 26 जनवरी को तो बनाते हो। तो व्हाट इज, क्या होता है गणतंत्र? रिपब्लिक मतलब क्या होता है बताइए? 26 जनवरी 1950 को भारत जो है वो गणतंत्र बना। और मैं यहां पे ऑलरेडी आपको बता रहा हूं कि जो कुड़िंद राजवंश है वो गणतंत्र राज्य था। गणतंत्र का मतलब ये होता है, जो रिपब्लिक है यानी भारत गणतंत्र देश है, ये याद रखिएगा। भारत एक रिपब्लिक डे कंट्री है, यानी कि गणतंत्र व्यवस्था यहां चलती है, गणतंत्र देश है। रिपब्लिक अब माने कब? 26 जनवरी 1950। इसका मतलब ये है कि जो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा यानी पूरे देश का जो मुखिया होगा, वो अनुवांशिक ना होके निर्वाचन व्यवस्था द्वारा देश का मुखिया बनेगा। समझ में आ रहा है? तो जो इतिहासकार है हमारे, वो ये तर्क लगाते हैं कि कुड़िंदों का जो आरंभिक राजवंश होगा वो गणतंत्र राज्य होगा। यहाँ पे राजा है तो उसका बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा है तो उसका बेटा ही राजा नहीं बनेगा। अगली बार उसकी प्रजा में से कोई भी व्यक्ति खड़ा उठेगा और वोटिंग व्यवस्था होगी, जो ज्यादा बहुमत लाएगा वो क्या करेगा? शासन करेगा। इसी को तो गणतंत्र राज्य बोलोगे। समझ में आया ना? गणतंत्र, गणतंत्रात्मक व्यवस्था बोला जाता है। ये तो गणतंत्र बोल रहा हूं, सबसे पॉलिटिक्स में शब्द दिया जाता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ये व्यवस्था चलती थी कुड़िंदों के प्रारंभिक काल के दौरान। तो मैं जो आपको बता रहा हूं यही इंडिकेट लगा सकते हैं हम लोग, है ना? जब इतिहासकार कह रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं स्टार्टिंग वाला गणतंत्र था इनका, तो गणतंत्र व्यवस्था क्या होती है वो मैंने आपको बताया। इस दौरान क्या होता था? बताया जाता है कि इस दौरान इनकी जो मुद्राएं निकलती थी, इस दौरान उसमें किसी भी शासकों के नाम नहीं होते थे। स्टार्टिंग वाले का दौरान, इस दौरान सिर्फ कुड़िंद शब्द का उल्लेख हम लोगों को मिलता है, या जितने भी उत्तराखंड के इतिहासकार है उन लोगों का ऐसा मानना है। समझ में आया? और इस दौरान जो मुद्राएं निकाली वो सिर्फ ताम्र मुद्राएं ही निकली। यहां पे इनके प्रारंभिक कुड़िंद राजवंश के दौरान ताम्र मुद्राएं ही निकली, रजत मुद्रा बिल्कुल नहीं निकली। जो इनका स्टार्टिंग वाला क्या है? प्रारंभिक कुड़िंद मुद्राएं हैं। ठीक है, अब आती है परिवर्तित कुड़िंद मुद्राएं। परिवर्ती कुड़िंद मुद्राओं के बारे में बोला जाता है कि परिवर्ती कुड़िंद मुद्राएं कुड़िंदों के स्वतंत्र, यानी कि जो कुड़िंद राजवंश है उसके स्वतंत्र होने का इंडिकेटर है। यानी कि क्या है? एक संकेत है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? संकेत। जो परिवर्ती कुड़िंद मुद्राएं हैं वो एक संकेत है कि कुड़िंद इस दौरान क्या थे बताइए? स्वतंत्र अवस्था में थे। यानी कि आपको परिवर्ती कुड़िंद राजवंश, देखिए उत्तराखंड के इतिहासकारों ने कुड़िंदों की मुद्राओं को 2 भागों में बांटा है। वैसे तो 2 भागों में बांटा है, लेकिन मुद्राएं जो होंगी वो 3 अलग से होंगी। मैं आपको बताऊंगा अभी। भाग 2 है, प्रारंभिक कुड़िंद मुद्राएं, परिवर्तित कुड़िंद मुद्राएं। परिवर्तित कुड़िंद मुद्राओं को 3 भागों में बांटेंगे हम लोग। प्रारंभिक कुड़िंद मुद्राओं को सिर्फ एक ही भाग में बांटेंगे। परिवर्तित कुड़िंद मुद्राओं को 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? पहला अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, दूसरा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। आई होप मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना? ऊपर लिख रहा हूं। प्रारंभिक कुड़िंद मुद्राओं के बारे में आपको समझ में आया। अब देखो परिवर्ती कुड़िंद मुद्राएं, ठीक है। दूसरा है परिवर्ती कुड़िंद मुद्राएं। परिवर्ती कुड़िंद मुद्राओं को 3 भागों में बांटा है।
पहला अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, दूसरा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, तीसरा छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। आई होप आप लोग समझ रहे हो, है ना। इस प्रकार तीन प्रकार से बांटा है। परिवर्तित कुलिंद मुद्राओं को तीन भागों में बांटा गया है। जब हम परिवर्तित कुलिंद मुद्राओं को पढ़ते हैं तो इसके बारे में कह रखा है कि परिवर्तित कुलिंद मुद्राएं वो मुद्राएं हैं जो कुलिंदों की स्वतंत्र अवस्था का क्या देते हैं, एक संकेत देते हैं। यानी इस अवस्था में कुलिंद अपने चरमोत्कर्ष में थे, पहला। दूसरा, इस काल के दौरान इन्होंने ताम्र और रजत की मुद्राएं निकाली, रजत धातु की मुद्राएं निकाली। साथ ही इस दौरान इन्होंने ब्राह्मी और बताइए दूसरी लिपि बताई थी जो अमोघ भूति ने, हाँ बिल्कुल, ब्राह्मी और खरोष्टी। इस दौरान इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का, ब्राह्मी का तो ऑलरेडी कर रहे थे ये लोग। प्रारंभिक कुलिंद मुद्राएं जो निकली वो मुद्राएं ब्राह्मी में निकली थी। प्रारंभिक कुलिंद मुद्राओं में खरोष्टी लिपि का कोई भी उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। जो खरोष्टी लिपि का उल्लेख हुआ है वो परिवर्तित कुलिंद मुद्राओं के जब निकाली इन्होंने इस दौरान मुद्राएं, इस दौरान खरोष्टी लिपि का भी हुआ है और दूसरा इजात रजत मुद्राएं का हुआ है। यानी कि दो चीजें निकल के आई। हाँ दीपक बताओ। दीपक हम लोग डाउट ना जो लास्ट सेशन में करेंगे, ठीक है, जब क्लास एंडिंग होगी तो उस टाइम दौरान करेंगे, तो चलेगा? ओके ठीक है। तो देखिए प्रारंभिक रजत मुद्राएं और खरोष्टी यहां निकालनी शुरू की, ठीक है। और ये इंडिकेटर था कुलिंदों के चरमोत्कर्ष का, इनकी फ्रीडम का। ये कौन सी परिवर्तित कुलिंद मुद्राएं? इन मुद्राओं को तीन भागों में बांटा है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और तीसरा छत्रेश्वर प्रकार की, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। अब हम पढ़ते हैं पहला अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। देखिए अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं थी वो सबसे ज्यादा, समझ रहे हो ना, सबसे ज्यादा सफल मुद्राएं मानी जाती है और सबसे ज्यादा सफल शासक इसको कुलिंद राजवंश का माना जाता है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक को भी इसी को माना जाता है। क्वेश्चन अगर आ गया ना आपसे, कुलिंद राजवंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन सा था, तो अमोघ भूति मार के आइएगा। उसका रीजन है, देखिए मैंने आपको जब पार्ट सेकंड पढ़ाया था और अमोघ भूति के बारे में बता रहा था तो उस दौरान मैंने आपको क्या बताया कि इसने ब्यास और यमुना घाटी पे अटैक किया और वहां पे जो हिमालयी क्षेत्रों में बसे हुए लोग थे उनको यवन दास्ता से मुक्त करवाया और इस एवज में उसने अपने राज्य में आके रजत की मुद्राएं चलाई। ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा किसी भी कुलिंद शासक के बारे में ये जानकारी नहीं मिलती है कि उनने वहां पे अटैक किया और उसको दास्ता से मुक्त किया या उस क्षेत्र को अपने अधिकार में मिलाया। सिर्फ अमोघ भूति के बारे में जानकारी मिलती है। तो मे भी ये कंफर्म हो गया कि कुलिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा होगा, ठीक है। अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं थी वो, ठीक है, याद रखिएगा, उसमें लिपि खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों ही लिपियां थी। साथ ही ताम्र और रजत धातु की दोनों प्रकार की मुद्राएं चलाई इन्हें, ठीक है। अब एक अंग्रेज थे एलन, याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आयोग। एक अंग्रेज था एलन, ठीक है। ये जो है अमोघ भूति की जो मुद्राएं हैं, जो इनके द्वारा मुद्राएं चलाई गई है, उनके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। द कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, द कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अंग्रेज था। द कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया की जो मुद्राएं हैं वो यूनानी मुद्राएं, ठीक है, वो यूनानी मुद्राएं हेमी दृष्टतय मुद्राओं से क्या थी, बिल्कुल मैच करती थी। यानी कि जो अमोघ भूति ने अपने शासनकाल के दौरान मुद्राएं निकाली, सिंपल सी बात है, एलन कहता है उन मुद्राओं में यूनानी प्रभाव था,
क्योंकि यूनानी मुद्राएं जो निकलती थी वो कला प्रेमी के हिसाब से निकलती थी। यूनानी मुद्राओं में कलाकृति जो होती थी वो अपने चरम पे होती थी। और ये क्वेश्चन सीधे लिंक कर रहा हूं, जो अमोघ बुद्धि की मुद्राएं थी, एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी मुद्राओं में हमें ये मिलता है कि कुलिंद जो थे वो कला प्रेमी भी थे। और जितने भी शासक हैं उनकी मुद्राओं में क्या होता था, भत्ती अगर ऐसी क्या होती थी, तस्वीरें बनती थी। अमोघ बुद्धि की जो मुद्राएं हैं इसकी मुद्राओं में हमें एकमात्र ये शासक है जिनकी मुद्राओं में हमें कलाकृति मिलती है कुलिंदों के टाइम पे। तो जो एलन है वो बोलता है द कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया में जो अमोघ बुद्धि द्वारा चलाई गई मुद्रा है उस पर यूनानी प्रभाव था, क्योंकि यूनान में भी इसी प्रकार की हेमी दृष्टतय मुद्राएं चलाई जाती थी। जो यूनान में हेमी दृष्टतय मुद्राएं चलाई जाती थी, इन मुद्राओं में क्या होती थी, जो कलाकृति होती थी वो बहुत उच्च कैटेगरी की होती थी। और सेम अमोघ बुद्धि की मुद्राओं में भी यही हमें देखने को मिल रहा है।